हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के इस शानदार से प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा पार्ट यानी थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया। अगर देख लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सर हमने देख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरल क्वेश्चंस को। इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिलेगा क्वेश्चंस, और इसी सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिस प्रकार का आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। देखिए, हमने एक बात की थी कि डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर क्या होता है। कई बार आप एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि डेमोक्रेसी सिस्टम सबसे बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं करता है, बट डेमोक्रेसी जो होता है वो बेटर है। किससे? इट बेटर फ्रॉम, डेमोक्रेसी इज बेटर फ्रॉम मोनार्की यानी राजा के शासन से, मोनार्की से, और हमारे डिक्टेटरशिप से। लोकतांत्रिक सिस्टम यानी डेमोक्रेसी सिस्टम बढ़िया है। यानी डेमोक्रेसी सिस्टम अपने आप में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, बट ये अच्छा है डेमोक्रेसी से और डिक्टेटर से। ये चीज़ आप याद रखिए। मीन्स डेमोक्रेसी इज नॉट 100% करेक्ट, बट इट्स बेटर फ्रॉम द मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। इस चीज़ को याद रखिए। यानी राजा के शासन में क्या होता है ना, राजा ने जो चीज़ बोल दी तो बोल दी, और डिक्टेटरशिप में भाई डिक्टेटर की चलती है। वो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप पर बहुत दिन तो कार्रवाई चलती है। जब तक प्रूफ ना हो जाए कि आप गिल्टी हो या फिर आप भी नहीं कुछ किया है, तब तक आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, तब तक आपके ट्रायल चलते रहे कोर्ट के ऊपर। ठीक, जब तक भाई बढ़िया से प्रूफ ना हो जाए कि आपने कुछ किया है या नहीं किया है, तब तक आपके ट्रायल चलते रहेंगे। यही डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट बात है। बट मोनार्की के अंदर क्या होता है, अगर आपको राजा ने पता चला कि इस व्यक्ति ने कुछ किया तो तुरंत वो आपको भाई साहब आपका गला काट देगा, और डिक्टेटर भी सेम ही होता है उसी प्रकार से। बट डेमोक्रेसी में बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है, यानी डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा लेट से होता है, बट एक बढ़िया डिसीजन निकलता है। डिसीजन में टाइम ले आता है बट बढ़िया डिसीजन निकलता है। यानी डेमोक्रेसी अपने आप में बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म नहीं है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, बट ये मोनार्की से और डिक्टेटरशिप से अच्छा है। कौन? डेमोक्रेसी सिस्टम। क्योंकि यहाँ पर लोगों को यार थोड़ी सी पावर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास पावर, यहाँ पर जनता के हाथ में सत्ता होती है, क्योंकि जनता यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती है डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ वैसा लूप होल होते हैं, जैसे कि एक लूप होल की हम बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर। हालांकि बहुत सारे, बट मैं एक बात करूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कई बार जो लीडर्स होते हैं जो कि डेमोक्रेसी सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होते हैं, बहुत से देश आजकल लोग डेमोक्रेटिक हैं, तो कुछ वहाँ पर लीडर्स इलेक्ट होते हैं। लीडर्स को इलेक्ट करता है कौन? पब्लिक इलेक्ट करते हैं। कई बार यही लीडर्स क्या करते हैं, अपने पावर को, अपने ऑथोरिटी को, उनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, उनको जो पावर दी गई है, जो अथॉरिटी पावर दी गई है, उनको वो क्या करते हैं, कई बार उसको वो मिसयूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे? मिसयूज। कई बार वो इसको मिसयूज कर लेते हैं। ठीक, अगर इस व्यक्ति ने, इन लीडर्स ने अगर ऐसा किया तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन, इनको, इन लीडर्स को पनिशमेंट देने के लिए हमारे पास हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? इनके खिलाफ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करेगा, इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करेगा, और जिसके बेसिस पर इन लीडर्स को पनिशमेंट मिलेगा।
अगर कोई लीडर डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को मिसयूज करे, तो वही समय उसी समय क्या होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उनके खिलाफ सेफगार्ड्स लॉन्च कर देगा, उनके अगेंस्ट पर सेफगार्ड्स लॉन्च किए जाएंगे, जिस बेसिस पर इन लीडर्स को डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। नहीं तो ये सोचेंगे भाई हमें जनता ने इलेक्ट किया है तो हम बहुत पावरफुल हो गए, हमने तो थोड़ा सा अपने पावर को मिसयूज़ करें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आपके खिलाफ सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर देगा और आपको हल्के से पनिशमेंट दे देगा मेरे यार, ठीक, हल्के से, यानी धीरे से आपको पनिशमेंट मिलेगी। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ा चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और चीज़ लिखी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स, जिसकी हम डिटेल चर्चा इसी चैप्टर के अंदर आगे करने वाले हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर को बहुत सारे लॉज, फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सारे फंडामेंटल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान का जो भी इस देश के अंदर रह रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो। फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन पाना एक देश के अंदर हर किसी का राइट है, हर किसी का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलेगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको एजुकेशन पाने से, शिक्षा पाने से रोक रहा है, आपके यानी आपके एजुकेशनल राइट्स बोले तो आपके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है, तो अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेन करोगे, आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करोगे तो उस कंप्लेन के बेसिस पर क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं, जिस प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का, एजुकेशनल राइट्स या फिर उसके कल्चर के रिलेटेड राइट्स, अगर कोई कह रहा है कि आप अपने कल्चर को यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप अपने रिलीजन को यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, उसके खिलाफ उसके बेसिस उसको पनिशमेंट मिलेगा। देखिए शिक्षा पाना, अपने कल्चर को प्रैक्टिस करना हर किसी का राइट है। राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू लाइफ है, आप अपनी ज़िंदगी को जीना भी आपका ही अधिकार है। अगर आपको कोई टोक रहा है आपकी ज़िंदगी जीने से, तो भी आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, जिसके से उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करता है कि हर किसी इंसान का, एवरी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स हैम्पर ना हो, वो एक सेफ्टी में रहे और किसी को भी किसी अधिकार से मतलब निकाला ना जाए, हर किसी को अपना अधिकार मिले, ठीक। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर एक और चीज़ होता है, डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर एक और चीज़ करता है। क्या इंश्योर करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यह इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप हो गए, जो पावरफुल ग्रुप्स हो गए, ठीक, जो डोमिनेंट ग्रुप, पावरफुल ग्रुप, वो अपने पावर को किसी और के खिलाफ, किसी और के अगेंस्ट में ना यूज कर पाए। किसके खिलाफ यूज ना कर पाए? लेस पावरफुल पीपल्स और ग्रुप्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यह भी इंश्योर करता है कि अगर कोई डोमिनेंट पर्सन है या फिर कोई डोमिनेंट ग्रुप या फिर कोई पावरफुल ग्रुप अपने पावर को लेस पावरफुल पीपल्स और लेस पावरफुल ग्रुप्स के अगेंस्ट यूज ना कर सके। अगर मान लो ये एक ग्रुप है पूरा, ये ग्रुप डोमिनेंट ग्रुप है और पावरफुल ग्रुप है, इनके पास ये पावरफुल यानी पावरफुल ग्रुप यानी इनके पास बहुत पावर है, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, बट इन लोगों ने अगर अपने पावर को यूज करके लेस पावरफुल पीपल्स और लेस पावरफुल ग्रुप्स
के ऊपर अपने पावर को दिखाया और उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, इनके खिलाफ कंप्लेन, ये व्यक्ति अगर लॉ में अगर क्या करेंगे, केस करेंगे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप्स, कोई भी पावरफुल ग्रुप अपने पावर को लेस पावरफुल पीपल्स और ग्रुप के अगेंस्ट यूज ना कर सके। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करता है डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर कि पावरफुल ग्रुप्स और डोमिनेंट ग्रुप्स अपने पावर को लेस पावरफुल ग्रुप्स और पीपल के खिलाफ यूज ना कर सके। ये इंश्योर क्या आता है कि अगर अगर इनके पास पावर है तो क्या हुआ, इन लोगों के पास भाई संविधान है, इनके पास अपना फंडामेंटल राइट्स है। तो इसी के बेसिस पर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर अगर कहीं पर देखा गया कोई डोमिनेंट ग्रुप है, पावरफुल ग्रुप है, वो अपने पावर को थोप रहे हैं लेस पावरफुल पीपल्स और लेस पावरफुल ग्रुप के साथ, तो क्या करेंगे, अगर इन लोगों ने भाई वहाँ पर आवाज़ उठानी है और कॉन्स्टिट्यूशन के को साथ लेकर लॉ में आके उनके खिलाफ कोर्ट, उनके ऊपर कंप्लेन करना है, तो उसी के बेसिस पर इन पावरफुल पीपल्स को, डोमिनेंट पीपल्स को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने पावर को मिसयूज किया है एक तरीके से। ठीक ठीक है मेरे यार, क्लियर है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से बिलीव्स, प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, बहुत से प्रिंसिपल लिखे गए, लार्जर प्रिंसिपल्स लिखे गए, ठीक है, बहुत से लार्जर प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, और जिस प्रिंसिपल्स को हर एक सिटीजन को बिलीव करना पड़े, उसको मानना पड़ेगा। ठीक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, जिस प्रिंसिपल हर एक नागरिक को उसको मानना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, देखिए बहुत लोगों को कई बार लगता है यार डिक्टेटर अच्छा होता है, बहुत बार लोगों को लगता है कि डिक्टेटर अच्छा होता है, क्योंकि डिक्टेटर हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो एक प्रोग्रेस की ओर, ग्रोथ की ओर देखता है। बहुत लोगों को लगता है कि सर डिक्टेटरशिप अच्छा होता है, बट वो एक और चीज़ यहाँ भूल जाते हैं कि भाई डिक्टेटर जो भी चीज़ करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, अपने प्रॉफिट के लिए करता है। वो अगर वो ग्रोथ भी कर रहा है, प्रोग्रेस भी कर रहा है, इसका मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए ये ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहा है, ना कि पीपल्स के लिए। ये लोगों के लिए कुछ नहीं करता है। ये डिक्टेटर है, ये तानाशाह जो होता है, ये ना लोगों को फ्रीडम ऑफ राइट देता है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, ना आपको इक्वलिटी देगा, ना आपको एजुकेशन देगा, ना आपको कुछ देगा, कुछ भी नहीं देगा। सिर्फ आपका माइंड वॉश और ब्रेन वॉश करके रखेगा, यानी आप पर सिर्फ एक कंट्रोल करके रखेगा और आपको सिर्फ काम कराएगा, एक लेबर बना के रखेगा, आपको एक नौकर बना के रखेगा, आपको एक सर्वेंट बना के रखेगा और आपके ऊपर अत्याचार करेगा, जो कि एक डिक्टेटर करता है। बट वहीं पर डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, तो वहीं पर डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की बात को सुनी जाती है, पीपल्स प्रायोरिटी, लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है मेरे यहाँ। लोगों को उनको एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं, लोगों के उनको राइट टू लाइफ मिलता है, लोगों को उनके कल्चरल राइट्स मिलते हैं, लोगों को उनके हक की चीज़ें मिलती है, उनको हर एक राइट्स मिलता है जो वो चाहते हैं। उनकी बातों को सुना जाता है, उनकी बातों को, लोगों के हित में जो काम होता है, लोगों के उसी काम को किया आता है जिसमें लोगों का प्रॉफिट हो, लोगों का ग्रोथ हो। देखिए डेमोक्रेसी के जो भी चीज़ें हो रही है, जो कि डेवलपमेंट हो रहा है, वो सिर्फ लोगों को ही लेके हो रहा है, ना कि भाई एक देश के अंदर जो भी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किया आता है वो क्यों क्या आता है, जिस प्रकार से वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो लाइफ है थोड़ी सी ईजी हो सके, है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम बढ़िया होता है। बट डिक्टेटर में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वो लोगों के बिल्कुल नहीं सुनता है, लोगों को ना एजुकेशन राइट देता है, लोगों को कुछ नहीं करता है, लोगों को सिर्फ वो एक सर्वेंट बना कर रखता है, यानी गुलामी गिरी चलती है भाई साहब।
यानी वो लोगों को गुलाम बना के रखता है। और ग्रोथ तो भाई होता रहता है भाई, ग्रोथ तो करता रहता है भाई, क्योंकि पूरे डिक्टेटर को पूरे देश की इकोनॉमी के ऊपर भाई हावी हो चुका है, वो पूरे देश की इकोनॉमिकल पावर उसके पास है। तो वो प्रोग्रेस तो करे, ग्रोथ तो करे, बट वो एक कंट्रोल में करेगा। वो लोगों के बिल्कुल बातों को बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो हर चीज़ अपने प्रॉफिट के लिए करेगा, नॉट फॉर द पीपल्स प्राइड। यहाँ पर डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, वो डिक्टेटर खुद अपने आप को प्रायोरिटी देता है, ना कि पीपल्स को प्रायोरिटी देता है। बट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, लोगों के एजुकेशन राइट्स, लोगों के कल्चरल राइट्स, लोगों के फ्रीडम, लोगों के एजुकेशन, हर चीज़ को, लोगों के प्रॉफिट के लिए हर एक चीज़ को क्या आता है, डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर लोगों के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को दिखाता है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया आता है। ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है, क्या है टॉपिक का नाम मेरा, एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज। नाम है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर दो सब टॉपिक्स है, ये तो रहा आपका टॉपिक्स, इसके अंदर दो सब टॉपिक्स है। क्या, द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक है, मेन हेडिंग है। इसके अंदर दो सब हेडिंग्स है, यानी दो सब टॉपिक्स है। क्या, पहला सब टॉपिक है यानी सब हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन। दूसरा सब हेडिंग क्या है, वेरियस की फीचर्स, वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपका टॉपिक है द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका मेन टॉपिक है। और उसी टॉपिक के अंदर आपको दो सब टॉपिक्स पढ़ने, एक तो इंट्रोडक्शन, एक और पढ़ने वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक टॉपिक और ये एक टॉपिक। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, इंडिया में क्या था, बहुत समय तक कॉलोनियल रूल था, यानी बहुत समय तक ब्रिटिश रूल था। ठीक है, और ब्रिटिश लोग तो बहुत बढ़िया नहीं थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे। तो वो क्या करते, जो ब्रिटिशर्स थे, ये कॉलोनियल लोगों थे, वो इंडियंस पर बहुत अत्याचार करते हैं, यानी बहुत ऑपरेसिव रूल करते हैं। अच्छे तो नहीं थे ना, बुरे ही थे वैसा। इंडियंस पर बहुत ऑपरेसिव रूल करते थे, कौन, ब्रिटिश सर्स और कॉलोनियल लोग। यानी ब्रिटिश रूल के अंदर, कॉलोनियल रूल के अंदर इंडियंस पर एक ऑपरेसिव रूल लगाया जाता था। तो उसी से इंडियंस ने एक बात समझ ली। देखिए धीरे धीरे तो इंडियंस आज़ाद होने की ओर कगार पे थे। जब इंडिया फ्री हो गया, देखिए पहले तो इंडिया वैसे कॉलोनियल पीरियड के अंदर जब था, ब्रिटिश रूल के अंदर, उनको बहुत सारा अत्याचार, बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ती थी, बहुत से ऑपरेसिव रूल उन पर होते थे वैसा। बट धीरे धीरे समय उसी से चलता रहा, लोग उठने लगे, आवाज़ उठाने लगे, ब्रिटिशर के रूल को धीरे धीरे दबाया गया। ये नहीं कि भाई साहब ब्रिटिशर्स आए, लोग उठ गए, भाई साहब नहीं। मिनिमम तो भाई 200 साल तक कहा था कि 200 साल तक भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे थे, और उसके बाद जाकर इंडिया फ्री हुआ। जब इंडिया फ्री हुआ, व्हेन इंडिया बिकम फ्री, तब इंडियंस ने सोचा कि
हमें अब ऐसा एक इंडिया बनाना है जहाँ पर हर किसी को ट्रीट किया जाएगा इक्वली, क्योंकि वो उन्हें पता है भाई साहब, जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे तो हमें एक ऑपरेसिव रूल को देखना पड़ता था, हमें कोई भी इक्वली ट्रीट नहीं करता था। तो जब वो फ्री हुए उन्हें लगा कि भाई हमें एक ऐसा फ्री इंडिया बनाना है, हमें एक ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान बनाना है जिसमें हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उन हर एक इंसान को अलाउ किया जाएगा कि आप सरकार बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी सरकार बनाना यानी आप इलेक्ट करने में सरकार को पार्टिसिपेट वहाँ पर कर सकते हो, ये भी उनको पावर दिया है। ये एक इंडिया बहुत समय तक ऑपरेशन रूल के अंदर था, उनको बहुत घिन आती थी इस सिस्टम से। तो जब जाके वो क्या हुआ, वो फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम ऐसा इंडिया बनाएंगे। आज तो हम फ्री हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि आज हम ऐसा इंडिया बनाएंगे, आगे की जो इंडिया जब चलेगी तो उस इंडिया में हम हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये लिखा जाएगा, और वो सरकार बनाने में वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, इक्वली पार्टिसिपेशन होगा हर एक इंसान का सरकार बनाने में। तो इसीलिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बहुत डिटेल्स मैंने पार्ट नंबर 2 में बताया था आपको। ठीक है, इसी को देखकर इसी हर किसी को इक्वली ट्रीट करने के लिए, हर किसी का इक्वल पार्टिसिपेशन सरकार बनाने में था, और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में बनाया गया था, ठीक, जिसमें 300 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे सर? जिसमें 300 मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाया गया था 1946 के अंदर, जिसमें 300 मेंबर्स थे, जो कि आने वाले 3 साल के अंदर, मैंने आपको बताया था कि 1946 से लेकर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। तो इन 300 मेंबर को चुना गया था जो कि आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हमारे संविधान को लिखने वाले थे, राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यानी 300 मेंबर्स को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो कि आने वाले 3 साल के अंदर 1946 से लेकर 1949 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में यानी पार्ट 2 में कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949, यानी वो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 300 मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे। यानी ये 300 मेंबर आने वाले 3 साल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे। ठीक है, क्लियर है आपको? और ये जो लिखने वाले थे, इन सभी को अपने माइंड के अंदर बहुत सी चीज़ों को रखना पड़ता था। ठीक, ये इन्होंने वेरियस थिंग्स को, ये जो लिखने वाले थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको लिखने से पहले उनके माइंड्स में बहुत से चीज़ें थी, उनके माइंड्स के अंदर बहुत सी चीज़ें केप्ट होके थी, और उसको वो लिखने वाले थे बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी आर्ट इट्स पीक है। यानी हम कहते हैं इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये मानता है, यानी इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी है, बहुत से सेवरल ग्रुप्स हैं, सेवरल कमिटीज़ हैं, सेवरल कम्युनिटीज़ भी हैं, डिफरेंट वैरायटी पीपल्स हैं,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओरा भी है, हर चीज़ है। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी है, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले अपने माइंड में बहुत चीज़ों को किप्ट करके रखा था, और उसके बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे कौन, ये 300 मेंबर्स जो कि आने वाले 3 साल के अंदर लिखने वाले थे। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक सिटीजन को जो जस्टिस मिलेगा वो 3 टाइप्स के जस्टिस मिलेगा। और ये आप इनको एक नोट करने वाली बात में लिख लो, नोट। और इन्हीं नोट से क्वेश्चन आते हैं भी है। मैं इन्हीं प्रकार से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो भी मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होते हैं। आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं ओरल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो आपको देखना कि यहाँ से क्वेश्चन बना होगा, यहाँ से क्वेश्चन मस्ट आता है कि पूछता है। देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे सिटीजन्स एक देश के अंदर रहते हैं उनको जो जस्टिस मिलता है वो जस्टिस 3 प्रकार का होता है। क्या क्या जस्टिस? एक तो है, फर्स्ट इज सोशल जस्टिस मिलता है, एक तो सोशल जस्टिस मिलता है। दूसरा होता है, एक तो होता है, यहाँ लिखते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक जस्टिस, और एक है पॉलिटिकल जस्टिस। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि हर एक सिटीजन को 3 प्रकार के जस्टिस मिलते हैं। एक होता है सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस। और आप एक और चीज नोट कर में लिख लो, एक और चीज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटी को और इंटीग्रिटी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट करने के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए क्या करता है? ठीक, क्या करता है? पहला तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं उनको ये 3 प्रकार के जस्टिस मिले। एक तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। और ये नोट करने वाली बात है, आप इनको नोट दे के लिखिए और इनमें से क्वेश्चन आता है। और ये एक और मैंने यहाँ से आपको एक नोट करने वाली बात लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देखोगे ओरल क्वेश्चन में अभी आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी को और इंटीग्रेट हो, यूनिटी यानी एकता को, इंटीग्रेट यानी हर किसी के अंदर इंटीग्रेट रहे, हर किसी के साथ हर कोई मिल के रहे। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ देश के यानी नेशन के यूनिटी को और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए और मजबूत करने के लिए क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोवाइड करता है क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है लिबर्टी। ठीक, सेकेंड इक्वलिटी, थर्ड फैटर्निटी। ठीक, ये जो 3 चीजें हैं हमारे सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटी बिल्डिंग के लिए दीज थिंग्स आर नेसेसरी एंड वेरी मच एसेंशियल। तो इक्वलिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हमारा संविधान प्रोवाइड करता है लिबर्टी। लिबर्टी यानी होता है फ्रीडम, ब्रैकेट में लिख लो मेरे यार, लिबर्टी यानी होता है फ्रीडम। इक्वलिटी यानी तो पता है हर किसी को इक्वल मानना, हर किसी को इक्वल मानना, एक साथ हर किसी को मानना, हर किसी को एक मानना, ये इक्वल मानना। फैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड को प्रमोट करना, यानी हर कोई भाई भाई का चारा हो, हर कोई दुश्मन ना बन जाए, एक ब्रदरहुड का चारा रहे, भाईचारा रहे। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। लिबर्टी प्रमोट करता है भाई साहब, लिबर्टी को प्रोवाइड करने के लिए, फ्रीडम प्रोवाइड करता है।
हर किसी को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, इक्वल बनाता है, हर किसी को फैटर्निटी के साथ देखता है, हर किसी को एक भाईचारा बनाने के लिए देता है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी को, एकता को, इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए लिबर्टी प्रोवाइड करता है, यानी फ्रीडम प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी प्रोवाइड करता है और फैटर्निटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है ब्रदरहुड। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, इक्वलिटी का मतलब हर किसी को पता है इक्वल होना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर चाहो तो इसको इरेज भी मान लेता हूँ, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब हर किसी को पता है इक्वल रहना, और फैटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। आ जाइए मेरे यार, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा देख लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको ओरली इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को किसने बनाया? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को फ्रेम किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें 300 लोग थे, जिन्हों को बहुत स्पेशली, बहुत ध्यान से इलेक्टेड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। यानी भारत का संविधान किसने फ्रेम किया था, किसने बनाया था? देखिए, भारत का संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जो कि आपको मैंने 2 लेक्चर में, यानी इस लेक्चर में भी कहा है, पार्ट 2 में मैंने आपको कहा था। पार्ट 2 में बहुत डिटेल से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चर्चा किया था, अगर नहीं देखा तो देख लेना। मैंने कहा कि भारत के संविधान को बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इसी कॉन्सेप्ट को अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। कहाँ गया मेरे यहाँ, एक ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसमें 300 लोग थे, और इनको इसी पर्पस के लिए क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हमारे भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया था, यानी उसने बनाया था, जिसमें 300 लोग थे। कितने लोग थे? जिसमें मेरे यार 300 लोग थे, और इन 300 लोगों को स्पेशली इलेक्ट, यानी स्पेशली इनको सिलेक्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसी पर्पस के लिए इनको सिलेक्ट किया गया था। और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को केप्ट करके रखा था, कि उनको पता था भारत जो हमारा देश है उसमें बहुत सी डाइवर्सिटी है, बहुत सी यूनिटी है, बहुत सी हमारे अंदर यहाँ पर इंटीग्रिटी है लोगों के अंदर। तो इसी चीज़ को उन्होंने ध्यान में देख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और यानी फ्रेम किया है। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या 3 तरीके के जस्टिस है जो कि सिटीजन्स को मिलने चाहिए? मैंने आपको कहा था ना, मैं जो नोट में लिखा हूँ उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट गारंटी है। आप देख लो, आया है मेरे अभी, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था आपको। जस्ट कहाँ गया, ये रहा। मैंने कहा था भाई, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक सिटीजन को इंश्योर किया जाता है कि ये जो 3 प्रकार के जस्टिस मिले, एक तो है सोशल जस्टिस, एक है इकोनॉमिक जस्टिस, एक है पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि अभी तुरंत ही क्वेश्चन में आ गया। देखो, यहाँ पूछ रहा है भारत के संविधान के हिसाब से 3 तरीके के जस्टिस क्या है कि जो कि हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए। पहला तो है सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे यार। What does the Constitution promote in order to strengthen the unity and integrity of the nation? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है मजबूत बनाने के लिए? क्या प्रमोट करता है मजबूत बनाने के लिए? हमारे यूनिटी को और इंटीग्रिटी, यानी इंटीग्रिटी को और यूनिटी को स्ट्रेंथन, यानी मजबूत बनाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है? आप यहाँ पर इस वर्ड में प्रमोट लिख दो मेरे यार। तो यहाँ पर आप लिख लो प्रोवाइड लिख लो, या फिर प्रमोट भी लिख सकते हो, प्रमोट। तो क्या क्वेश्चन था मेरे यार कि हमारा संविधान क्या प्रमोट करता है यूनिटी और इंटीग्रिटी को मजबूत बनाने के लिए? तो यहाँ देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। फिर भी मैंने उसको यहाँ देखिए, मैंने इसको आपको नोट में कहा था, और मैंने कहा था नोट में जो भी मैं बताऊँगा उससे क्वेश्चन आता डेफिनेटली है मेरे यहाँ, जो कि आया है यहाँ। कहाँ गया वो भाई साहब? ये देखो कि क्या प्रमोट करता है, लिबर्टी प्रोवाइड करता है, यानी फ्रीडम, इक्वलिटी प्रमोट करता है, और फैटर्निटी। तो क्या प्रमोट करता है, जो कि यहाँ आंसर हम देख लेते हैं मेरे यार, कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, और फैटर्निटी प्रोवाइड करता है, यानी फैटर्निटी यानी क्या होता है, ब्रदरहुड। पहला लिबर्टी प्रोवाइड करता है यानी फ्रीडम, दूसरा प्रोवाइड करता है इक्वलिटी, तीसरा प्रोवाइड करता है फैटर्निटी, बोले तो ब्रदरहुड। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत नेसेसरी है, बहुत एसेंशियल, नेसेसरी और लिख लो, नेसेसरी है, बहुत एसेंशियल है एक सोसाइटी बिल्डिंग के लिए, एक समाज बनाने के लिए। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए भाई साहब, हमने की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर दिया है और उस कॉन्सेप्ट को लेकर जो जो क्वेश्चन हम कर सकते थे उन क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पर। हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया मेरे यार। अब हम आते हैं किसमें, इस वाले पार्ट पर, वेरियस की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाले टॉपिक पर आते हैं हम। वेरियस की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या की फीचर है हमारे भारत के संविधान के, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो कितने की फीचर्स हैं? अगर आपको कोई पूछेगा बताओ हमारे भारत के संविधान में कितने की फीचर्स हैं, तो बताना कि हमारे संविधान के अंदर 5 की फीचर्स हैं। कितने हैं? 5 की फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहला है मेरे यार फेडरलिज्म। क्या है? फेडरलिज्म। सबसे पहला है फेडरलिज्म। दूसरा है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा मेरे यार सेपरेशन ऑफ पावर्स। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। पहला है फेडरलिज्म, दूसरा है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, चारवा है फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको कहा था इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर फंडामेंटल राइट्स। एंड द लास्ट वन इज, फिफ्थ की फीचर इज सेकुलरिज्म। क्या है? सेकुलरिज्म। देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक। यानी इस वीडियो के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 ही की फीचर डिस्कस करेंगे, एक तो दूसरा वाला पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक चारवा वाला फंडामेंटल राइट्स। तो आइए दूसरा वाला डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बाकी के तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देखिए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, यानी भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गारंटी क्या करता है? ये गारंटी करता है एक कॉन्सेप्ट को, किसको ये गारंटी करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो इसको लिख लो आप भाई साहब, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी करता है हर किसी को नहीं, सभी को, जितने भी पर्सन है, कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज।
ये क्या है? ये यूनिवर्सल, अब ये यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। देखिए इंडिया के अंदर जितने भी लोग 18 साल से ज़्यादा के हैं, 18 प्लस, जितने भी लोग इंडिया के अंदर, जितने भी लोग 18 प्लस है, उन सभी को, उन सभी का ये राइट है कि वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन उनका हो सकता है। ठीक, क्या मैंने कहा? मैंने बहुत ही सिंपल से आपको बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि गारंटी करता है कि हर किसी सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज मिलेगा। ये यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज क्या है? ये यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज यह है कि जितने भी लोग हमारे इंडिया के अंदर 18 प्लस है, हर किसी का ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। यानी इलेक्शन में एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इलेक्शन के अंदर एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो। यानी आप कहो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, यानी हर एक सिटीजन्स के लिए। किसके लिए? फॉर ऑल सिटीजन। लिख लो यहाँ पर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन, फॉर ऑल सिटीजन। ठीक, तो फॉर ऑल सिटीजन्स के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको लिख लो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है आपको यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, यूएएस, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल द सिटीजन्स, फॉर ऑल द सिटीजन्स जो कि 18 प्लस है, जो कि 18 प्लस है, जो कि इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और जो कि एक डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि 18 प्लस है, जो कि डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज हर एक सिटीजन्स के लिए जो कि 18 प्लस हो, और जो यानी 18 प्लस हो, जो कि अपने इलेक्शन के अंदर, इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और एक डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे डायरेक्ट लोग किस में प्ले कर सकते हैं? उनके मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके मन चाहे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के लिए। ठीक, तो यही चीज़, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोले तो जितने भी लोग इंडिया के, जितने भी सिटीजन हमारे इंडिया के अंदर 18 प्लस है, उनका यह अधिकार है कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, वो डायरेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए, और उनके पास ये हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उनके मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये था पार्लियामेंट्री फॉर्म। हम तीसरा भी डिस्कस कर लेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस, देखिए हम इस क्लास के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर लेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर डिस्कस कर लेंगे, फंडामेंटल राइट्स भी डिस्कस कर लेंगे, और फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तीसरा डिस्कस करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? ठीक,
देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक स्टेट के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, इसको लिखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ क्या है, 3 ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट है। ठीक, क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो स्टेट लिखा गया है, यहाँ पर जो नॉर्मल 28 स्टेट्स उसको रिप्रेजेंट किया नहीं जा रहा है। यहाँ पर स्टेट यानी राज्य, और यहाँ पर ये स्टेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इंडिया को, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे इंडिया के पास उसके 3 ऑर्गन्स। इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। उसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया के अंदर 3 ऑर्गन्स। यहाँ पर जो स्टेट वर्ड लिखा गया, यहाँ पर स्टेट यानी जो स्टेट्स, गुजरात स्टेट, ये जो राजस्थान, उसको नहीं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। जो स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, पूरे कंट्री को। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे इंडिया के अंदर 3 ऑर्गन्स, इंडिया के पास 3 ऑर्गन्स है। वो 3 ऑर्गन्स क्या है? व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स? क्या क्या वो 3 ऑर्गन्स है? पहला तो है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी। एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। फर्स्ट लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। इनके काम को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेचर क्या होता है। देखिए पहली बात तो लेजिस्लेचर्स रिप्रेजेंट करते हैं आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंट, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है, जिन कैंडिडेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में खड़े हुए थे और उनको हमने अपना वोट दिया है, तो उनको रिप्रेजेंट करता है, वो सभी लोग हैं लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर यानी द लॉ मेकिंग बॉडी, यानी जो कानून जो बॉडी बनाता है। आप कहते हो ना सर जो कानून कौन बनाते हैं, ये लॉ कौन बनाते हैं, तो वो लॉ बनाते कौन है? हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। और लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी एमएलएज और एमपीज। एमएलएज यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबलीज, और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए एमएलएज जो होते हैं वो एक स्टेट की विधानसभा के अंदर सभी होते हैं, और जो एमपीज होते हैं वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि एमएलएज होते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो एमपीज यानी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। और ये सभी जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी जो कानून बनाने वाला जो ऑर्गन है हमारा, जो कानून जो बनाता है, जो ऑर्गन कानून बनाता है वो होता है लेजिस्लेचर। और जो लेजिस्लेचर के अंदर कौन होते हैं? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, द सेकेंड ऑर्गन ऑफ द, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा सेकेंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? देखिए लेजिस्लेचर वालों ने लॉ बनाया, लॉ किसने बनाया? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉ बनाया, यानी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, और इस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा कौन? इस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा कौन? इस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव्स। इस लॉ को एग्जीक्यूट द लॉ। आप जो आईएएस ऑफिसर्स देखते हो, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर, ये सभी लोग क्या करते हैं? लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। बोले तो सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी सारे ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सभी लोग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कि
कानून जो बनाया गया है हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा यानी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको ये एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा है हमारे जुडिशियरी, जो कि हमारा तीसरा है। देखिए एक लेजिस्लेचर यानी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसने लॉ बना दिया, ठीक। और जो सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो कि ऑफिसर्स हो गए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक पूरे देश के अंदर, वो सभी लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव जो कि हमारे लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी जो सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स, वो सभी लोग। देखिए लॉ बन गया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब लॉ को मेंटेन कौन करेगा भाई साहब, मेंटेनेंस कौन करेगा भाई साहब? तो देखिए हर एक, देखिए हम हम कार को खरीदते हैं, हम कार को यूज़ भी करते हैं, हम कार को भाई साहब मेंटेन भी करते हैं। भाई कार को मेंटेन भी करना पड़ता है, उसी प्रकार से हम लॉ को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो लॉ को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी, मेंटेन दी लॉ, मेंटेन दी लॉ, ठीक है। लॉ को मेंटेन करने के लिए भाई साहब जुडिशरी, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं सभी कोर्ट्स, जितने भी सारे कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, ये है रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी चीज़ें मिलकर बनते हैं जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सभी मिलकर हमारे जुडिशरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे लॉ को मेंटेन करता है। इसको मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि लॉ बनाते हैं, ठीक है। और इन्होंने लॉ बना दिया। अब जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जैसे कि जो ऑफिसर्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर और पूरे देश के जितने सारे ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाए उस लॉ को ये एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। हर एक जगह जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर्स वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एग्जीक्यूट करेंगे, जो विलेज लेवल पे जो ग्राम पंचायत लेवल जो ऑफिसर्स है, जो पंचायत लेवल में, ग्राम पंचायत लेवल में, एक ब्लॉक लेवल के अंदर जितने भी ऑफिसर्स है वो उन लेवल में, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट में वो लॉ अप्लाई करेगा। अगर कोई ग्राम पंचायत के अंदर या फिर विलेज के अंदर कोई ऑफिसर है, फिर कोई पंचायत ऑफिसर है, वो पंचायत के अंदर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे। अगर कोई ऑफिसर ब्लॉक के अंदर है, एक ब्लॉक अंदर है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट, जैसे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो कि ये सभी ऑफिसर्स हो गए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक गाँव के अंदर, हर एक पंचायत के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर और पूरे देश के अंदर। ये सभी ऑफिसर्स क्या करते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको बनाया गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। नेक्स्ट इसको मेंटेन करता है जुडिशरी, जितने भी हाई कोर्ट्स हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश के लिए, सभी जो मिलके क्या करते हैं, हमारे लॉ को मेंटेन करते हैं, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर खासियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये सभी एक दूसरे के पावर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये हर एक एवरी ऑर्गन चेक पावर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का पावर को भी चेक करता है, जुडिशरी के पावर को भी चेक करता है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पावर को भी चेक करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पावर को भी क्या करता है, चेक करता है। और जुडिशरी भी इसके पावर को, एग्जीक्यूटिव के पावर को चेक करता है, और जुडिशरी लेजिस्लेचर के पावर को भी चेक करता है। यानी हर एक ऑर्गन हर किसी के आपस के पावर को चेक करते हैं, जिस प्रकार से क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है, यानी आप कई बार आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल, ये नहीं कह सकते कि आप लेजिस्लेचर बहुत पावर है। यानी लेजिस्लेचर इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू जुडिशरी, यानी लेजिस्लेचर के पास जितना पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास उतना पावर है, और इन दोनों के पास जितना पावर है उतना ही पावर हमारे जुडिशरी के पास भी है। यानी अगर मान लो लेजिस्लेचर ने अपने पावर को मिसयूज़ किया, मान लो, यानी लेजिस्लेचर ने अपने पावर को मिसयूज़ किया, मान लो,
तो भाई एग्जीक्यूटिव इसको बोलेगा तुमने अपने पावर को मिसयूज़ किया है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसको मिलके बोलेंगे तुमने अपना पावर को मिसयूज़ किया है, इसको मिसयूज़ ना करो। और अगर एग्जीक्यूटिव वालों ने अपने पावर को मिसयूज़ किया तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिलके उसको बोले आपने अपने पावर को मिसयूज़ किया है, अगर आप फिर लगातार करके हो तो उसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, अगर कोई जुडिशरी वाला व्यक्ति है उसने अपने पावर को मिसयूज़ किया है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलके उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और पता है आपने मिसयूज़ किया है। तो कोई भी यहाँ पर अपने पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता, इसलिए हर एक ऑर्गन हर एक के पावर को चेक करता है जिससे एक बैलेंस बना रहता है। और उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नेम द 3 ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया के सरकार के अंदर, भारत की सरकार के अंदर 3 ऑर्गन्स के नाम बताइए। जो 3 ऑर्गन्स है भारत की सरकार के अंदर वो क्या क्या है। एक तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव जो कि भाई क्या करता है, जो कि एग्जीक्यूट करता है लॉ को, जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करता है। एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी जो कि लॉ को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ द लॉ, मेंटेन द लॉ। ये क्या करता है, मेंटेन द लॉ, मेंटेन द लॉ। ठीक है, इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन्स क्या क्या है। एक तो है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देखो मेरे यार, ये कुछ ऐसे, ये आपका 4th वाला था, ये आपका 4th। देखिए ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, नागरिक को प्रोटेक्ट करने वाले राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक, और ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट, किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं वो भी देखना। ये अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, अगेंस्ट, इट्स द राइट, द फंडामेंटल राइट्स इज अ राइट व्हिच प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द arbitrary and absolute power by the state। देखिए अगर इंडिया या फिर इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, ठीक, आपने कई बार देखा होगा, कई बार ऐसे केस आते हैं जहां पर एक इंडिविजुअल इंसान पूरे किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना लड़ाई लड़ रहा होता है। कई बार ऐसा होता है, केस आते हैं। यानी मान लो फॉर एग्जांपल राम जो है वो किसी, फॉर एग्जांपल कोई जो स्टेट है उस स्टेट के सरकार के साथ लड़ रहा है क्योंकि उसके साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे केस ही चलते हैं। ऐसे भी केस होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई श्याम वाला व्यक्ति है जिनका केस चल रहा है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यानी जो गवर्नमेंट सेंट्रल में बनी है उसके साथ भी लोगों का पंगा चलता रहता है। नहीं, कई बार आपने देखा होगा इंडिविजुअल्स क्या करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कई बार क्या करते हैं अपने केसेस लड़ते हैं, या इधर हाई कोर्ट्स के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। तो क्यों कर लड़ते हैं, कई बार ऐसा क्यों होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है। देखिए जो कई बार क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कई बार क्या करते हैं किसी इंसान की या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स, या तो किसी इंडिविजुअल्स के, या तो किसी इंडिविजुअल के, या तो किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स को हैम्पर कर देते हैं। कैसे राइट्स, कह दिए कि आप अपने कल्चर को यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते या आपको एजुकेशन नहीं मिला, इस प्रकार से कई बार कर देते हैं कोई सरकार। कई बार ऐसे सरकार क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर विलेज को या फिर पर्टिकुलर कोई इंसान को
पूरी तरह से बंद कर देते हैं कि आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अपने एजुकेशन के, आपके पास आपका एजुकेशन का राइट नहीं है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो इससे क्या होता है भाई, लोगों को कंट्रोल करने में लगते हैं, वो सोचते हैं। तो क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हो गए या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, केस कर देते हैं हाई कोर्ट के अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अपने ही स्टेट की या फिर अपने ही देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इनके राइट्स को हैम्पर किया है। तो अगर किसी ने, तो इसीलिए क्या है, ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका जो एजुकेशन हो गया, आपका जो कल्चर हो गया, आपका जो रिलीजन हो गया, ये भी तो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अगर इनको कोई मान लो कह रहा है कि आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आप उनके ऊपर एक्शंस कैसे लोगे। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई इंडिविजुअल्स ही क्यों ना हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो, जो कि आपको मना कर रहा है कि आपको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, आपको आपके कल्चर को, अपने रिलीजन को, आपके अपने धर्म को हम प्रैक्टिस करने यहाँ नहीं देंगे, तो आप उसके ऊपर किस बेसिस पर क्या करोगे, कंप्लेन करोगे आप। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा तो आप उसके ऊपर कैसे कंप्लेन करोगे। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिस प्रकार से आप उनके जो पावर है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, उनके पास बहुत पावर है, उनके पास एक आर्बिट्ररी और एक एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ पावर है। स्टेट के पास भी है, इंडिया के सरकार के पास भी है और बहुत लोगों के पास भी है। जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनके पास एक एब्सोल्यूट, एक आर्बिट्ररी पावर है, और उस पावर के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास अपना फंडामेंटल राइट्स है। अगर इन सरकार ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया, तो हम उनके खिलाफ, आज फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया है उसको लगा के उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उनके ऊपर खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक। और ये जो राइट्स है ये हर एक इंडिविजुअल्स को दिया जाती है। ये जो राइट्स है इट्स गिवन टू, ये जो राइट्स है ये हर एक इंडिविजुअल, गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स, ये हर एक इंडिविजुअल्स को दिया जाता है अगेंस्ट स्टेट, क्योंकि वो अपना, अगर उनके राइट्स को कोई हैम्पर कर रहा है, वो स्टेट हो या फिर कोई इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, तो वो कह सकते हैं कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रहा है, तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक। यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हर किसी इंडिविजुअल के पास है, स्टेट के अगेंस्ट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज़ गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो गारंटीज, ऑल्सो गारंटीज क्या, कि जो माइनॉरिटीज़ का राइट है, जो माइनॉरिटी का राइट है वो बजाय रहे अगेंस्ट मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के राइट्स को हैम्पर ना करे, उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है और इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी का राइट भी हैम्पर ना हो मेजॉरिटी के अंदर। यानी मेजॉरिटी जो है अगर माइनॉरिटी का राइट्स को हैम्पर करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर भाई पनिशमेंट लगाए या फिर उनको बहुत चीज़ें लगाएगा, क्योंकि इन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया है। और फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक थिंग दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ए सोसाइटी। तो इसलिए वहाँ लिखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हर एक सिटीजन को दिया जाता है, जिस प्रकार से वो अपने के, वो एक स्टेट के आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और वो स्टेट के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं अगर उनके राइट्स को कोई मना कर रहा है, उनके एजुकेशन राइट्स को, उनके कल्चरल राइट्स को, उनके रिलीजन राइट्स को, ये सभी चीज़ें। और ये भी इंश्योर करता है कि कोई माइनॉरिटीज़ का राइट, किसी अधिकार, जो माइनॉरिटी का अधिकार है वो मेजॉरिटी के खिलाफ भी बना रहा है, यानी मेजॉरिटी को ये मौका ना मिले कि वो माइनॉरिटी के राइट्स को हैम्पर करेंगे। अगर करेंगे तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन उनके खिलाफ सेफगार्ड्स और पनिशमेंट उनको प्रोवाइड कर सकता है, आज पर दे हैम्पर दी फंडामेंटल लॉज और फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या क्या है, राइट टू इक्वलिटी, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इनको हम सभी को, इन सभी को हम, इनको राइट टू एजुकेशन, ये सभी जो राइट्स हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ये सभी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ये सभी चीज़ें, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड। क्वेश्चन 5, विच राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स के द्वारा कौन से इंडियन सिटीजन के राइट्स को एनफोर्स किया जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि बेसिक राइट्स है, हर इंडिविजुअल के पास आता है। स्टेट के आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है बहुत से सर्टन ड्यूटीज़, जहाँ पर वो कहता है कि हमारे सिटीजन के पास भी वो एक्सपेक्ट करते हैं टू डू फॉर द नेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन सर्टन ड्यूटीज दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द नेशन, दीज ड्यूटीज आर को फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर पूछ रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से ड्यूटीज़ लिखे गए हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सपेक्ट करता है कि हर एक नागरिक जितने भी हमारे देश के अंदर रहते हैं वो कुछ करे हमारे देश के लिए, और उन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान हम आज सिटीजन हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम देश के लिए कुछ करें, तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। या मैंने हमारे वो जो ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अंदर मेंशन हुए, क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए सिटीजन के, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अंदर मेंशन है। आप चाहो तो उनको देख सकते हो गूगल करके। तो ये था पूरा लेक्चर हमारा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो चीज़ें बच गई है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, एंड थैंक यू।